स्पेक्ट्रम की, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया है कि होता क्या है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम मीन्स विजुएशन, उसकी अरेंजमेंट उसके लैम्डा के अकॉर्डिंग या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या वेव नंबर के अकॉर्डिंग, अगर किसी लाइट को या फिर किसी रेडिएशंस के उसको हम अरेंज कर रहे हैं, और अरेंजमेंट से हमने डिफरेंट टाइप के वेव्स का नाम भी दिया, उसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो मैं बात करूंगा आज स्पेक्ट्रम की, ये पार्टिकल नेचर यानी प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है उसमें जो पार्टिकल नेचर उसका आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी उसी पे बेस्ड है। अगर किसी लाइट को, विजिबल लाइट को, जिसको हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, जिसमें 7 कलर होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, उन 7 कलर की लाइट को अगर किसी प्रिज्म से हम गुजार देते हैं, तो प्रिज्म से गुजारने में वेव थ्योरी क्या बताती है उसकी, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने उसको एंगल को बदल देती है, या फिर अपनी जो स्पीड है उसको बदल लेती है। स्पीड बदल रही है इसका मतलब उसका कोई ना कोई डिफ्लेक्शन एंगल होगा, और डिफ्लेक्शन एंगल होगा तो उस डिफ्लेक्शन एंगल पे मुड़ गई, वेव थ्योरी ये बताती है वो मुड़ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुड़ने के बाद भी अगर वो आइसोलेट हो जाती है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कंटिन्यूअसली मुड़ जानी चाहिए, लेकिन प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वो आइसोलेट हो जाती है। वो डिफरेंट टाइप के कलर में, या जो कलर लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, वो डिफरेंट टाइप के कलर उनके लैम्डा के अकॉर्डिंग या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बदल जाती है, जिससे हम उसके सामने अगर कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दें तो फोटोग्राफिक प्लेट पे वो डिफरेंट टाइप की लाइंस की फॉर्म में डेवलप होती है, जिसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। उस फोटोग्राफिक प्लेट के उस विजुअलाइजेशन को हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब है कि पार्टिकल थ्योरी पे डिपेंड कर रहा है। वेव थ्योरी ये बताती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पार्टिकल थ्योरी ये बता रही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, उसके साथ साथ जिस पार्टिकल की या जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा बनेगा, और जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका डिफ्लेक्शन एंगल कम बनेगा। यानी कि स्पेक्ट्रम इट इज फोटोग्राफिक arrangement of different line according to their frequency और लैम्डा, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट है, उसको हम नाम दे रहे हैं स्पेक्ट्रम। अगर मैं बात करूं लाइट की, लाइट की एक बीम सपोज करो एक स्लिट से होके गुजर रही है, यहाँ पे हमने स्लिट लगा रखी है। स्लिट मींस एक बहुत बारीक होल है जिसमें से लाइट को हमने गुजारा है, और सामने हमने रख दिया एक प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट इस टाइप से स्पेक्ट्रम हुई। लाइट का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है यहाँ पे, उसमें लाइट की जो डिफ्लेक्शन एंगल आएंगे वो डिफरेंट रहेंगे इस टाइप से। यानी यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइन टाइप का स्पेक्ट्रम होगा, और लाइन टाइप के स्पेक्ट्रम से हम बता सकते हैं कि ये जो लाइट थी ये कौन सी लाइट है, वॉयलेट। VBG मीन्स V, और यहाँ पे इंडिगो इसके साथ ही रहेगी, यानी VIBGYOR। इस टाइप से है लाइट का अरेंजमेंट। इसका मतलब पार्टिकल नेचर से आ रही थी, इसका पार्टिकल अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, इन सबके अलग अलग थे, और उन सभी पार्टिकल्स ने क्या किया, अपनी उसमें चेंज किया वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई, और इस डिफ्लेक्शन को या डिस्पर्शन को, इसको हम नाम देंगे डिस्पर्शन। इस डिस्पर्शन को फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने ले लिया, तो यहाँ पे जो वायलेट लाइट है उसका एंगल ज्यादा बना है, क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल ये बनना चाहिए, तो एंगल ये ज्यादा बना है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसका एंगल कम होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका एंगल ज्यादा होता है। यानी कि यहां से यहां तक अगर देखते हैं तो लैम्डा कैसा हो रहा है, इंक्रीज, तो डिफ्लेक्शन एंगल कैसा हो रहा है,
डिक्रीज, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा, मीन्स डिफ्लेक्शन एंगल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ही डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर लाइट के केस में अगर हम देखते हैं तो लाइट के केस में वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड एक दूसरे में मर्ज रहती है। मर्ज रहने का मतलब एक दूसरे में मिली हुई होती है। मीन्स लाइट का जो ये स्पेक्ट्रम बन रहा है इट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइट के इस स्पेक्ट्रम को नाम देते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी लाइट जो बनाती है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाती है। एक टाइप की लाइट दूसरी टाइप की लाइट में, या एक टाइप का जो रीजन है वो दूसरे टाइप के रीजन में मर्ज रहता है, मीन्स मिक्स रहते हैं। लाइक रेनबो, जैसे आपने रेनबो देखा होगा तो रेनबो टाइप का स्पेक्ट्रम बन रहा है। रेनबो टाइप के स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सभी लाइट जो सात कलर है वो एक दूसरे में मर्ज रहते हैं और वो दिखाई भी देते हैं। उस टाइप का स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं लाइट का स्पेक्ट्रम, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, यानी फोटोग्राफिक प्लेट पे ये जो विजुअलाइजेशन है उसी को हम नाम दे रहे हैं स्पेक्ट्रम। अब मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हाइड्रोजन में देखा गया नील्स बोर, जो बाद में आया था, ये देखा गया था 1890 के लगभग, लेकिन बाद में जो आया नील्स बोर, उस नील्स बोर ने इसको प्रूव किया कि हाँ ऐसा होता है। और इनिशियली इन हाइड्रोजन के अंदर इसको डिस्कवरी की थी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ओमिशन स्पेक्ट्रम। होता क्या है कि सपोज करो ये हाइड्रोजन का एक सैंपल लिया हमने, H2 गैस थी, इसका एक सैंपल लिया और इसको हमने फोटोन दिए, मींस लाइट दी या फिर कोई एनर्जी दी। तो उस एनर्जी से जो H2 मॉलिक्यूल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बना हुआ था, वो इस टाइप से एटॉमिक में टूट जाएगा, मींस ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। इतनी एनर्जी है कि ये बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगी। जैसे ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो एक एक इलेक्ट्रॉन आए, वो एनर्जी पहले क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई इसके ब्रेकिंग के अंदर। तो यहां से जो स्पेक्ट्रम लिया जाएगा वो तो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद जो एटम बने, उन एटम में कंडीशन ये थी कि न्यूक्लियस था, ये सेल्स बनी हुई थी। इसी टाइप से इस एटम के अंदर भी ये कंडीशन थी कि न्यूक्लियस था और ये सेल्स बनी हुई थी, और दोनों ही एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में नहीं होगा, किसी ना किसी सेल में और में होगा, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसका इसके पास आएगा। तो सेल्स अलग अलग है इसमें, तो फर्स्ट सेल में तो इजीली जाएगा नहीं ये सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक्साइटेड होगा, उसने एनर्जी ले ली है, एनर्जी ले ली तो हायर सेल में होगा, मींस हायर लेवल में होगा। किसी भी लेवल में हो सकता है, फर्स्ट लेवल में नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या आएगा कि जब ये हायर लेवल से अपने फर्स्ट लेवल में आएगा, उसके बाद ये हायर लेवल से फर्स्ट लेवल में आएगा, हायर लेवल से अपने फर्स्ट लेवल में आएगा, तो उस कंडीशन में ये उतनी एनर्जी को, जितना गैप है उतने फोटोन की एनर्जी को, इस लेवल और इस लेवल में जितना गैप है उतने फोटोन की एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में एमिट करेगा। और एमिट हुई उस एनर्जी को अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम है, और दोनों ही लाइन स्पेक्ट्रम है। यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट पर दोनों ही केस में लाइन डेवलप होंगी। ये भी कैसा स्पेक्ट्रम है, लाइन। यानी कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो जो स्पेक्ट्रम लिया जाएगा वो एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन। और अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल में आता है इलेक्ट्रॉन तो उस टाइम एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पे उस एनर्जी को लेंगे तो लाइंस की फॉर्म में आती है, ये भी लाइंस की फॉर्म में आती है, तो दोनों ही लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये एमिशन स्पेक्ट्रम है इस केस में। इस केस में कैसा हो जाएगा, ये एमिशन स्पेक्ट्रम। इन कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई इस केस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो क्या होगा, दो लेवल बने हुए, एक तो हायर लेवल है
और एक ग्राउंड लेवल है, या फिर ग्राउंड लेवल या लोअर लेवल, एनर्जी लेवल्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां से एब्जॉर्प्शन है लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा, तो यहाँ की जो एनर्जी होगी वो hc/λ होगी, फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन लोअर से जब हायर में जाता है तो बीच में कहीं नहीं रुकेगा, यहाँ से डिसअपियर होगा, यहाँ पे अपीयर होगा। इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्वांटम थ्योरी नाम दे रहे हैं। एक जगह से डिसअपियरिंग और बिना कोई टाइम गैप के दूसरी जगह अपीयरिंग, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रह सकता, दो एनर्जी लेवल फिक्स है, उन एनर्जी लेवल्स के बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता। इलेक्ट्रॉन दो लेवल्स में ही रह सकता है, तो या तो इसमें रहेगा या फिर इसमें रहेगा। अगर इस लेवल में है तो इसमें जाने के लिए वो एनर्जी को, लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आने के लिए एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। और एक फिक्स एनर्जी का गैप हो गया दोनों के बीच में, इसलिए फिक्स एनर्जी के फोटोन को ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है और फिक्स एनर्जी के फोटोन को ही वो एमिट कर सकता है। तो यहाँ पे आप फिक्स एनर्जी का एब्जॉर्प्शन फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा इस एनर्जी के फोटोन को, और जो एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया गया, सामने जब हम फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे तो वहां पे लाइंस बनेंगी जो डार्क लाइन होगी, क्योंकि फोटोन तो एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसी एनर्जी लेवल पे डार्क लाइंस बन जाएंगी, जिनको हम देख सकते हैं। डार्क मतलब व्हाइट लाइन या ट्रांसपेरेंट लाइन बनेगी, दोनों में अलग अलग लाइन बनती है, एक दूसरे के दोनों सप्लीमेंट्री हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया कि हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, हायर से जब लोअर में आएगा तब भी वही कंडीशन है, फोटोन की एनर्जी को एमिट करेगा। देन E is equal to hc/λ, इट इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और इट इज एमिटेड एनर्जी। एज फोटोन, फोटोन के तरीके से एमिट होगी, और एब्जॉर्ब एनर्जी एज फोटोन, फोटोन के तरीके से ये एमिट, एब्जॉर्ब भी फोटोन के तरीके से होगी और एमिट भी फोटोन के तरीके से। हायर से लोअर में आता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, और लोअर से हायर में जाता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम होते क्या है और बनते कैसे हैं, ध्यान देना। अभी मुझे बताया कि सपोज करो ये हाइड्रोजन सैंपल है, या हाइड्रोजन एटॉमिक सैंपल लिया है हमने, सभी हाइड्रोजन यहाँ पे एटम्स की फॉर्म में है, और इस पे हमने लाइट डाली। लाइट की हमें फ्रीक्वेंसी पता थी, उसके लैम्डा पता थी क्या थे। लाइट डालने के बाद हमने सामने एक प्रिज्म रख दिया, और प्रिज्म के बाद हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली। फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइंस बनेंगी, ये लाइंस बनेंगी। तो लाइट की, सपोज करो लाइट के अंदर 4 कलर थे, एक वॉयलेट था, एक ब्लू था, एक ग्रीन था, एक रेड था, ये येलो था और एक रेड था। सपोज करो ये 5 कलर थे। सपोज कर लेना लाइट में कितने कलर थे, ये कलर थे। तो यहाँ पे जो इसने एब्जॉर्ब की, वो सपोज करो इसने ब्लू लाइट कर ली, और सपोज करो येलो लाइट कर ली। ये दोनों लाइट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी इनके फोटोन्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और वॉयलेट, ग्रीन और रेड के फोटोन को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जो यहाँ से फोटोन बाहर निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे, यहाँ से जो एब्जॉर्ब कौन सा कर लिया, ब्लू और येलो, तो यहाँ से फोटोन कौन बाहर निकलेंगे, वॉयलेट, ग्रीन और रेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉयलेट, मैंने आपको बताया वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो वॉयलेट का डिफ्रेक्शन एंगल सबसे ज्यादा बनेगा, तो यहाँ वॉयलेट होगा। यहाँ पे आपके पास ग्रीन होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रेड होगा। केवल ये ब्लू की लाइन थी, और ये तो कैसी होगी, डार्क लाइन होगी। ये भी कैसी लाइन होगी, डार्क, और ये भी कैसी लाइन होगी, डार्क। ये 3 डार्क होगी, और ये जो लाइंस बनेगी ये ब्लू के लिए, और ये दूसरा क्या लिया था मैंने, येलो, येलो के लिए जो लाइन बनी, ये ब्लू के लिए और ये येलो के लिए जो लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ का फोटोन यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट एब्जॉर्ब हो गया, तो ट्रांसपेरेंट लाइन बनेगी। ये लाइन भी कैसे होगी, ट्रांसपेरेंट। इसको हम एक्सरे प्लेट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सरे प्लेट भी जो होती है, एक्सरे की जो प्लेट होती है वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एक्सरे की जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कि यहाँ सपोज करो मेरे हाथ है, इसके पीछे मैंने एक्सरे प्लेट लगा दी, सामने से एक्सरे बीम डाली।
तो मेरे हाथ में जहां जहां पे हड्डियां हैं या बोन्स प्रेजेंट हैं, उस पे जैसे ही एक्सरे गिरेगी, एक्सरे वहां रुक जाएगी, एक्सरे का पार्टिकल आगे उसको क्या नहीं पेनेट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन बाकी जहां पे बोन्स नहीं है वहां के जो एक्सरे पार्टिकल वो पेनेट्रेट कर गए तो पीछे जो फोटोग्राफिक प्लेट लगाया है, जहां से पेनेट्रिंग हो गई एक्सरे की, वहां पे तो ब्लैक हो जाएगा, और जहां से पेनेट्रिंग नहीं हुई वहां पे वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। और फिर उसको हम डेवलप करके देखेंगे तो हाथ की जो बोन्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंट टाइप हमें दिखाई देंगी, वैसा ही ये बनेगा। इसके बाद इसी सैंपल को हमने अलग से रख दिया। ये तो कौन सा स्पेक्ट्रम था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। इसी सैंपल को हमने क्या किया, अलग से रख लिया। अलग से रखने के बाद इस सैंपल से निकलने वाली लाइट को देखा कि जब वो एक्साइटेड ब्लू और येलो को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में चले गए, और जैसे वो हायर से अब लोअर में आएंगे तो फिर एक प्रिज्म यूज कर लिया हमने। प्रिज्म से फिर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा लिया, तो यहाँ पे दो लाइन ही शो करेंगे। कौन कौन सी दो शो करेंगे? जो ये दोनों यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली थी। एक तो कौन सी लाइन थी? येलो, और एक कौन सी लाइन थी? ब्लू। ये दो लाइन यहाँ पे शो करेंगी। यानी एक एक्सरे या फिर एक नेगेटिव है। फोटो हम बनवाते हैं तो फोटो के अंदर एक नेगेटिव बनता है, एक पॉजिटिव बनता है। फोटो खींचने पे पहले नेगेटिव बनता है, उस नेगेटिव से हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये नेगेटिव बन गया। इसकी फोटो अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये दोनों कैसे होंगे? डार्क, और जहां पे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन था वहां पे ट्रांसपेरेंट लाइंस हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ये फोटो का नेगेटिव है और ये उस फोटो का पॉजिटिव है। यानी फोटो के नेगेटिव से ही हम पॉजिटिव बना लेते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। नेगेटिव में बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है, जहां पॉजिटिव के अंदर डार्क होता है और नेगेटिव में ट्रांसपेरेंट होता है, और जहां पॉजिटिव के अंदर व्हाइट होता है वहां नेगेटिव के अंदर डार्क होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो एक दूसरे एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एक कौन सा स्पेक्ट्रम है? एमिशन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सैंपल को हम फोटॉन्स देते हैं तो वो सैंपल उस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद अगर हम सामने उसके फोटोग्राफिक प्लेट लगा के देखते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो फोटोग्राफ नेगेटिव टाइप मिलेगा। यानी जहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया वहाँ पे ट्रांसपेरेंट लाइंस बनी, तो वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। और अगर उसी सैंपल को फिर से हम जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, फिर से रखने के बाद, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो उतने ही फोटोन की वो एमिशन करेगा, उन्हीं फोटोन्स की एमिशन करेगा। उनके स्पेक्ट्रम को जब लेंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, तो एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया। फोटोग्राफी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव यूज होते हैं। पहले खींच के जो नेगेटिव रील बनाई जाती है उसको फिर उसके पॉजिटिव पार्ट को देखा जाता है। सेम वैसी कंडीशन में दोनों है। ये एक स्पेक्ट्रम था, सबसे पहले डेवलप हुआ हाइड्रोजन के लिए लगभग 1890। अब हाइड्रोजन के लिए जो सैंपल था उसमें बहुत सी लाइंस बनी थी, और लाइंस बनने की वजह से इस स्पेक्ट्रम को क्या नाम दिया हमने? लाइन स्पेक्ट्रम। मींस एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये, लाइट के स्पेक्ट्रम नहीं है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे हो गए? डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं क्योंकि लाइंस की फॉर्म में उभरेंगे और एक लाइन दूसरी लाइन में मर्ज नहीं होती, लाइंस के बीच में गैप होगा यहाँ पे। जबकि लाइट के केस में क्या था? लाइट के केस में ये था कि एक लाइट दूसरी लाइट में मर्ज थी, इसलिए वो कंटिन्यूअस था। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बीच में कोई मर्जेशन नहीं होता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसके बाद दिया गया, जिसको प्रूव किया बाद में बोर मॉडल में। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल, और बोर मॉडल में ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन भी करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।